Good morning, students. Today we are going to discuss our new topic, that is cell structure. So this is lecture number 3 of chapter number 8, that is cell structure and function. So this is our new topic, cell structure. Now see, first of all we should know about tissues. What is the meaning of tissue, right? So the body of plant and animal with the help of various systems. The body of plant and animal works with the help of various systems. In our body there are several systems, है ना? कई systems होते हैं, प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, ठीक है ना? तो इन सिस्टम की हेल्प से बॉडी वर्क करती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी है वेरियस सिस्टम. एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम. अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना? तो डाइजेशन का जो सिस्टम है ये फिर आपका अलग अलग सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. तो एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये एग्जाम्पल है. और डाइजेस्टिव सिस्टम कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. जितने ऑर्गन्स हैं डाइजेशन से रिलेटेड वो सब डाइजेशन सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते बनाते हैं, ठीक है? ईच ऑर्गन in the system perform the different functions such as digestion, assimilation and absorption, ठीक है ना? अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एग्जांपल लें तो कोई ऑर्गन डाइजेशन का काम करेगा, कोई एसिमिलेशन का काम करेगा, कोई एब्जॉर्प्शन का काम करेगा. तो किसी भी सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो उनका काम अलग अलग होता है, उनका फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है ना? तो each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption, right? Each organ is further made of smaller part that is called tissues. यानी ऑर्गन किससे मिलके बना है? टिश्यूज से, ठीक है ना? पूरी बॉडी है, बॉडी बनी है वेरियस सिस्टम से, सिस्टम बना है ऑर्गन से, और ऑर्गन किससे मिलके बना है? Tissues, right? And a tissue is a group of similar cells performing the specific functions. अब जो टिश्यू होता है उसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, ईच हैविंग सेम फंक्शन. जैसे लीवर है, मान लीजिए लीवर के अंदर कई सारे टिश्यूज हैं. अब वो जो टिश्यू हैं उनके अंदर जो सेल्स होंगे वो एक ही तरीके के होंगे, एक ही काम कर रही होंगे, ठीक है ना? कुल मिला के सेल्स से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और सिस्टम से बनती है बॉडी, ठीक है ना? तो अगर हम इसको एक ग्राफ की हेल्प, एक पिक्चर की एनिमेशन की हेल्प से देखें तो सेल्स मिलके बनाती हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाती हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन, ठीक है ना? तो बेसिक स्ट्रक्चर और द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज सेल. सेल मिलके बनाता है टिश्यू को, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन को, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को. यानी बॉडी बन गई, ठीक है ना? चाहे वो प्लांट बॉडी हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे एनिमल बॉडी हो, और ये मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना? अब हम चल रहे हैं सेल स्ट्रक्चर. आपकी बुक में दो डायग्राम बने हैं, एक है एनिमल सेल और एक है प्लांट सेल. एनिमल सेल में हमने लिया है ह्यूमन चीक्स सेल्स, ठीक है ना? ह्यूमन चीक सेल जो है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है. अब देखिए ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये वाली तीसरी सेल है, ये वाली चौथी सेल है और ये वाली पांचवी सेल है. आप देख रहे हैं हर सेल दूसरी सेल से अलग है, ठीक है ना?
और इनका जो सेपरेशन हो रहा है, एक दूसरे से जो अलग होते हैं, जो बाउंड्री होती है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो हर सेल को दूसरी सेल से अलग करती है, ठीक है। अब हम एक पर्टिकुलर सेल की बात करें तो इस सेल में आप देख रहे हैं एक सेंटर पार्ट है, ठीक है। इस सेंटर पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर। अब क्योंकि इस मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को अलग अलग करना, तो इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस जिसके अंदर होगा उस मेम्ब्रेन को कहा जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। अब इस न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड होता है, एक जेली लाइक मटेरियल होता है, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म। गॉट इट? कहने का मतलब किसी भी सेल के अंदर 3 पार्ट होते हैं मेनली। वन इज सेल मेम्ब्रेन, another one is nucleus, and in between cell membrane and nucleus that is cytoplasm, that is jelly like material, ठीक। अब चलते हैं एक एनियन पील की सेल पे। एनियन पील को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो यहाँ आप देखेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। हर कोई जो है वो एक बाउंड्री से अलग है, यानी ये जो सेल्स हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसे कहा जाएगा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। ये जो आप देख रहे हैं ना बाउंड्री, दैट बाउंड्री इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। अब अगर हम सेंटर पे देखें या बीच में देखें तो कुछ यहाँ पे एक सेंटर दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी जैसे एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है उसी तरीके से इसमें न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस और इस मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो ये साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब सेल चाहे ह्यूमन सेल हो, एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, इसके 3 पार्ट होते हैं। वन इज सेल मेम्ब्रेन, अनदर वन इज न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म, ठीक। अब सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल जो है इसके बाहर होती है, इसके मेम्ब्रेन के बाहर। वो क्या करती है? इसको एक डेफिनेट शेप देती है, ठीक है। तो दिस इज द सेल स्ट्रक्चर। नाउ पार्ट्स ऑफ द सेल, फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, जैसा भी हमने बताया था। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर होती है? मेम्ब्रेन के अंदर। उस मेम्ब्रेन का नाम हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है ना। ये अलग कर देता है एक सेल को दूसरे सेल से। कौन? सेल मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब आप जो सेल मेम्ब्रेन देख रहे थे ना पिछले वाले में, ये सेल मेम्ब्रेन, इसमें एक छोटे छोटे से पोरस होते हैं। ये पोरस क्या करते हैं? यहाँ का मटेरियल यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ का मटेरियल यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें छोटे छोटे से होल होते हैं जिसके कारण जो है सब्सटेंस इधर से उधर मूव कर सकता है। अब यहाँ देखिए, अब हम प्लांट की बात कर रहे हैं। द बाउंड्री ऑफ एनियन सेल is also cell membrane covered with another thick covering called cell wall। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके बाहर सेल वॉल भी होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अलावा उनको जो है और ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो एक लेयर और होती है उसके बाहर, उसे कहते हैं हम सेल वॉल, ठीक है ना। तो आउटर थिक लेयर ऑफ सेल इज सेल वॉल, ठीक है। दूसरा है साइटोप्लाज्म। अब ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में। तो इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। उसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में ज्यादा पढ़ेंगे, और उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनल्स।
ठीक है ना। दीज आर, अब वो कौन कौन से हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एसेट्रा, डीएनए वगैरह, ये सब जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है ना। राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये आप देख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है ना, जो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, यहाँ जो है ये सारी चीजें होती हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और राइबोसोम्स, ठीक है। तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। ज्यादातर जो है वो स्फेरिकल होती है और सेंटर पे होती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर सेल के सेंटर पे ही न्यूक्लियस होगा, तो वो शिफ्ट भी कर सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है, ठीक। अब जो दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसा हमने कहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें छोटे छोटे पोरस होते हैं, वो एक दूसरे से मटेरियल ट्रांसफर करते रहते हैं, यानी न्यूक्लियस से मटेरियल साइटोप्लाज्म में जा सकता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ सकता है, ठीक। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो जीन को कैरी करते हैं। जीन्स आप लोगों ने सुना होगा, क्लास 7th में भी आपने पढ़ा था। तो इन क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं। ये जीन्स का काम होता है एक बॉडी से उसके ऑफ स्ट्रिंग यानी पेरेंट से ऑफ स्ट्रिंग की तरफ जो है कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना। आपने देखा होगा बच्चे की जो हैबिट्स होती हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करती है, तो जैसे हैबिट्स जो है वो पेरेंट की होती है वैसी हैबिट बच्चे की हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग की तरफ, यानी बच्चे की तरफ, ठीक है ना। और वो कौन कैरी करके ले जाता है, जीन्स, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। इट हेल्प द इनहेरेंट और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। The chromosomes can be seen only when the cell divides. अब क्रोमोसोम्स ऐसे नहीं दिखाई देते, आप माइक्रोस्कोप भी ले आएंगे तब भी नहीं दिखेगा। वो कब दिखाई देंगे, जब सेल डिवाइड होती है। सेल्स का डिवीजन होता ना, सेल जब डिवाइड करती है तो तब जाके आपको वो दिखाई देता है, ठीक है। अभी न्यूक्लियस कंटिन्यू कर रहे हैं। न्यूक्लियस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो सबसे पावरफुल होता है सेल के अंदर, ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। जो उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं सेल के अंदर उन्हें कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी आता है, न्यूक्लियस भी आता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। जितने भी लिविंग सब्सटेंसेज होंगे न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर उन्हें कहा जाएगा प्रोटोप्लाज्म, ठीक। द ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड वेकल्स। वेकल्स किसको कहा जाता है, जो कुछ गैप सा नजर आता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म का मतलब न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच का सब्सटेंस, तो जो गैप नजर आएगा, ब्लैंक स्पेस नजर आएगा, उसे कहेंगे वेकल्स, ठीक है। द स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल आर कॉल्ड प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स का मतलब होता है कि कुछ जो है वो कलर सब्सटेंसेस दिखते हैं, कलर बॉडीज दिखती हैं साइटोप्लाज्म। क्यों दिखती हैं? क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट को कैरी करते हैं, इन्हें कहा जाता है क्लोरोफिल। आपने देखा होगा ग्रीन लीव्स होती हैं, वो क्यों होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। अब क्लोरोफिल कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।